हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो है जीएस में राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का जो है डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपके बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, झारखंड एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस एवं तमाम जो है जनरल कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आज फिर से हम लोग राज्य व्यवस्था के 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठा सके। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सके। तो आइए आज के पहले सवाल को देखते हैं। आज का पहला सवाल है, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है। ऑप्शन है राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जल्दी से आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। देखेंगे यह जो है डीपीएसपी है, डीपीएसपी जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखेंगे राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 49 में है। नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह राष्ट्रीय स्मारक और धरोहरों के जो है संरक्षण करे। देखेंगे राष्ट्रगान का सम्मान करना, यह मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना है, यह भी मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, यह भी मौलिक कर्तव्य है। देखेंगे मौलिक कर्तव्य जिसका वर्णन संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में है। भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या संविधान में नहीं था। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं थे। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया, 10। और किस समिति के अनुशंसा पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। आइए आज के अगले सवाल को देखेंगे। देखेंगे वर्तमान में पूछेगा, अगर वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं। तो देखेंगे वर्तमान में संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आइए आज के दूसरे सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का दूसरा सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के विषय में वर्णन किया गया है। संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39। तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आंसर क्या होगा? संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38 में जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 में राज्यों की परिभाषा का वर्णन किया गया है। देखेंगे अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी
न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय नहीं है। देखेंगे अनुच्छेद 39, इसमें अनुच्छेद 39 के ए, जिसमें समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन है। निःशुल्क विधि सहायता का वर्णन है। देखेंगे अनुच्छेद 39 का डी, देखेंगे अनुच्छेद 39 का डी, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं, आज के 3 नंबर सवाल को देखते हैं। आज का 3 नंबर सवाल है, लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। लोकसभा में मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी में है 50, ऑप्शन सी में है 100 और ऑप्शन डी में है 55। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 50। देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही लाया जाता है जब विपक्ष के सदस्य सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है या अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उनके विरुद्ध कम से कम 50 सदस्य के द्वारा लिखित जो है आवेदन दिया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए। देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 118 में संसद को अधिकार है कि वह अपने कार्यवाही को चलाने के लिए, देखेंगे अनुच्छेद 118 में वर्णित है कि संसद को अधिकार है कि वह अपने कार्यवाही को चलाने के लिए नियम बना सकता है। उसी के नियम 198 के तहत लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है जिसके लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए जो प्रस्ताव आएंगे लोकसभा अध्यक्ष के मिलने के बाद कार्य मंत्रणा समिति से स्वीकृति के बाद 10 दिनों के अंदर संसद में बैठक बुलाई जाती है जिस पर बहस होते हैं और उसके बाद मतदान किए जाते हैं। देखेंगे भारत में सबसे पहले सर्वप्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1963 में अविश्वास प्रस्ताव आया था और देखेंगे अभी वर्तमान में वर्ष 2023 तक संसद में 28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का 4 नंबर सवाल है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करते हैं? वर्तमान सरकार को बचाने हेतु, संविधान में संशोधन के मामले में, आपातकाल में, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो। देखेंगे कास्टिंग वोट जिसे निर्णायक मत कहते हैं, निर्णायक मत। तो जानते हैं आप कि लोकसभा अध्यक्ष समान परिस्थिति में लोकसभा में मतदान नहीं करते हैं। जब किसी विधेयक पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का मत बराबर हो जाता है यानी मत टाई हो जाता है, उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक यानी कास्टिंग वोट देते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देते हैं। आइए आज के 5 नंबर सवाल को देखते हैं। सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्न में से कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान सशस्त्र विद्रोह के द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20,
अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, कास्टिंग वोट, जब राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? तो देखेंगे अनुच्छेद 19, 20 और 21। तो आंसर हो जाएगा ए, बी, सी। देखेंगे नेशनल इमरजेंसी की बात कर रहा है, तो देखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल भी 3 आधार पर लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगाए जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल देखेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल 3 तरह से लगाए जाते हैं। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। देखेंगे सशस्त्र विद्रोह से पहले आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द के आधार पर के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। देखेंगे युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा अगर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगता है तो आर्टिकल 19, 20 और 21, 19, 20, 21 3 आर्टिकल को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, अर्थात अनुच्छेद 19, 20 और 21। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे 6 नंबर सवाल है, राज्य सूची में वर्णित विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित करने का अधिकार किससे है? अगर राज्य सूची में कोई विषय वर्णित है, उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा। आप लोग भी जल्दी से जल्दी बताएंगे राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा, देखेंगे राज्यसभा। देखेंगे यह राज्यसभा का विशेषाधिकार है। देखेंगे आर्टिकल 249 अनुच्छेद 249 में कहा गया है कि राज्य सूची के विषय को अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से अगर पारित कर देता है, अगर उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देता है और लोकसभा उसको स्वीकृति दे देता है, तो उस पर संसद 1 वर्ष के लिए कानून बना सकता है। तो यह अधिकार किसके पास है? तो राज्यसभा के पास है। देखेंगे आर्टिकल 250, देखेंगे इसमें कहा गया है कि जब देश में आपातकाल लगा हो, उस स्थिति में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। देखेंगे अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के विषय पर संसद 1 वर्ष का कानून बनाती है, 1 वर्ष के लिए कानून बनाती है। 250 के तहत जो है आपातकाल के दौरान जब देश में इमरजेंसी लगा हो तो अनुच्छेद 250 के तहत संसद उस पर कानून बना सकती है। देखेंगे अनुच्छेद 252, देखेंगे अनुच्छेद 252 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्य खुद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए केंद्र को अधिकृत करता है, तो कानून केंद्र सरकार बना सकता है। और अनुच्छेद 253, देखेंगे अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय करार एग्रीमेंट संधि समझौता को लागू करने के लिए राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है। तो ये आपके 4 अनुच्छेद है जो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को देता है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे अगला सवाल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन भाग लेते हैं? ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी है संसद के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन सी है संसद के सभी सदस्य। ऑप्शन डी है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आप लोग जल्दी से बताएंगे
उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो देखेंगे इसका आंसर होगा संसद के सभी सदस्य। देखेंगे आर्टिकल 66 के खंड 1 में कहा गया है कि संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 66 के खंड 1 में है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई? तो देखेंगे ऑप्शन है 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखेंगे 1784 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं होगा, यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट होगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1861 का अधिनियम। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा भारत परिषद का गठन 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का गठन हुआ और उसको सहायता देने के लिए भारत सचिव का भी इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। 1858 के अधिनियम के द्वारा शासन कंपनी से महारानी के हाथ में चला गया और भारत में समस्त प्रशासनिक कार्य अब जो है भारत सचिव के द्वारा देखा जाता था और भारत सचिव को सहायता देने के लिए भारत परिषद का गठन किया गया। 1858 के अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद और भारत सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया। देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा भारत में भारतीय उपनिवेश के दो शासक हो गए। कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया, एक व्यापारिक मामले को देखते थे और एक राजनीतिक मामले को देखते थे। जो व्यापारिक मामले को देखते थे उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था और जो राजनीतिक मामले को देखते थे उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। और यह व्यवस्था 1858 तक चलता रहा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का समाप्ति 1858 के अधिनियम के द्वारा हुआ। देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीकरण की शुरुआत हुआ और 1833 के एक्ट के द्वारा ही कंपनी को भारत में जो व्यापारिक एकाधिकार था पूर्णतः समाप्त हो गया और 1833 के एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। देखेंगे 1861 का अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिला। इस अधिनियम के द्वारा ही वायसराय और उसके कार्यकारिणी परिषद को नए राज्यों का गठन, सीमा में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन का अधिकार मिला और इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई। देखेंगे क्वेश्चन पूछता है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई और इसके जनक कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 के अधिनियम के द्वारा विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, पोर्टफोलियो प्रणाली। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। संविधान सभा का गठन निम्न में से किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया? संविधान सभा, भारत में संविधान के निर्माण करने के उद्देश्य से संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। देखेंगे संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। कैबिनेट मिशन जो 1946 में इंडिया आया था, जिसमें 3 मेंबर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन प्लान के सुझाव पर ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था, जिसमें कैबिनेट मिशन ने सुझाया था कि भारत में 10 लाख की आबादी पर एक मेंबर होंगे और उस समय संविधान सभा में 389 मेंबर निर्धारित किए गए थे। देखेंगे क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था, क्रिप्स प्रस्ताव, जिसके अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स थे। देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा पहली बार अंग्रेज भारतीयों से संविधान सभा के विषय में चर्चा करते हैं और यह तय होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन होगा और भारत में ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत मिलाकर एक भारत संघ का गठन होगा और जो संविधान सभा जो संविधान बनाएगी वो देशी रियासत के पास स्वतंत्रता होगी, उसे मान सकता है और उसे नहीं भी मान सकता है, जिसे बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और इसी एक्ट को महात्मा गांधी के द्वारा
पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था? देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन प्लान। लॉर्ड माउंटबेटन प्लान के तहत 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। अगस्त प्रस्ताव, देखेंगे अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जिसमें पहली बार संविधान सभा के विषय में भारतीयों से चर्चा अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। तो आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे प्रधानमंत्री निम्नलिखित में किसका पदेन अध्यक्ष होता है? निम्नलिखित में से किस आयोग के अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है? ऑप्शन है नीति आयोग, क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद। तो आप भी आंसर बताएंगे प्रधानमंत्री किस का पदेन अध्यक्ष होता है? तो देखेंगे पदेन, पदेन का मतलब होता है पदेन अध्यक्ष, यानी प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति आएगा, प्रधानमंत्री पद के रूप में जो चयनित होगा, जो चुनाएगा, वो अपने आप इस आयोग के पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। तो देखेंगे प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। देखेंगे क्षेत्रीय परिषद के गृह मंत्री होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ए सी डी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। किसी उच्च न्यायालय में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा। तो आप लोग भी आंसर देंगे अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से आप लोग बता देंगे। देखेंगे आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। देखेंगे आर्टिकल 224 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। देखेंगे अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कब करते हैं? जब राष्ट्रपति को लगे कि उच्च न्यायालय में कार्य की जो है बढ़ गई है, कार्य की क्षमता बढ़ गई है, तो उस कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 224 के तहत अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है। और यह नियुक्ति जो है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। अपर एवं कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय में की जाती है, सिर्फ उच्च न्यायालय में की जाती है। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज के अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? नीचे दिए गए जो ऑप्शन में है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसका प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक स्वतंत्रता, सभी। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता। देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का वर्णन है, यानी 3 प्रकार के न्याय का वर्णन है। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्र न्याय, राजनीतिक न्याय का वर्णन है, स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा सी। और देखेंगे संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिया गया है। रूसी क्रांति जो 1917 में हुआ था, वहीं से लिया गया था सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। आइए आज के 13 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुआ था? एल.एम. सिंघवी, काका कालेलकर, के हनुमंतैया और मोरारजी देसाई। आप लोग बताएंगे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 1966 में
यानी 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ था। देखेंगे 1967 में के हनुमंथैया अध्यक्ष बन गए। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष शुरू में 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में हुआ था, जिसे 1967 में इसके अध्यक्ष के हनुमंथैया को बना दिया गया। देखेंगे काका कालेलकर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ था। एल.एम. सिंघवी समिति जिसका गठन 1986 में हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश पहली बार, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश पहली बार एल.एम. सिंघवी, लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा किया गया। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष 1967 में के हनुमंथैया को बना दिया गया। आइए आज के 14 नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे 14 नंबर सवाल है, नीति आयोग के अधिशासी परिषद के सदस्य निम्न में से कौन है? अधिशासी परिषद जिसे गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है। गवर्निंग काउंसिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के राज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, सभी राज्यों के वित्त मंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल। तो आप जल्दी से बताएंगे नीति आयोग के अधिशासी परिषद जिसे गवर्निंग काउंसिल कहा जाता है, इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो देखेंगे सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल जो है अधिशासी परिषद के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। तो देखेंगे आंसर हो जाएगा ए एंड सी, आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे नीति आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष, उसके बाद होते हैं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके बाद होते हैं सीईओ, सीईओ होते हैं। उसके अलावा जो है पूर्णकालिक सदस्य, पूर्णकालिक सदस्य, उसके बाद होते हैं पदेन, पदेन सदस्य, पदेन सदस्य, उसके बाद होते हैं विशेष, विशेष आमंत्रित, विशेष आमंत्रित सदस्य और अधिशासी, अधिशासी परिषद, अधिशासी परिषद होते हैं। देखेंगे नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर हुआ था। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। आज का अंतिम सवाल है, पहले लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक निम्नलिखित में से किस वर्ष पेश हुए थे? लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक निम्नलिखित में से किस वर्ष पास हुए थे? 1966, 1967, 1968 और 2013। तो आप जल्दी से बताएंगे प्रथम जो है पहले लोकपाल विधेयक पहली बार कब प्रस्तुत हुआ था? तो देखेंगे आंसर हो जाएगा 1968, 1968 में पहली बार पेश हुआ था। देखेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त, देखेंगे विश्व में सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन, स्वीडन के द्वारा अपने संविधान में भ्रष्टाचार रोकने के लिए ओम्बुड्समैन की चर्चा की गई थी और उसके बाद धीरे धीरे कई देशों में जो है भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ओम्बुड्समैन की चर्चा किया गया। भारत में 60 के दशक में प्रशासनिक विभागों में बढ़ते भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, देखेंगे ध्यान से सुनेंगे, 1960 के दशक में भारत में प्रशासनिक विभाग में बढ़ते हुए जो है भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा ओम्बुड्समैन को लोकपाल कहा गया और संसद में पहली बार 1968 में प्रस्तुत हुआ। उसके बाद 1971 में कई बार संसद में प्रस्तुत हुआ लेकिन पारित नहीं हो पा सका दोनों सदन से। दिसंबर 2013 में संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त जो है
अधिनियम पारित हुआ दोनों सदनों से, और 2013 में पारित होने के बाद 2019 में पहली बार देश को पहला जो है लोकपाल मिला, पिनाकी चंद्र घोष के रूप में, पीसी घोष के रूप में देश को पहला लोकपाल मिला। तो देखेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल केंद्र स्तर पर और लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, भ्रष्टाचार को पकड़ने के लिए एक निकाय है, जिसका पहली बार लोकसभा में 1968 में प्रस्तुत हुआ। लोकपाल शब्द किसने दिया? तो 60 के दशक में ओम्बुड्समैन को लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा उसे लोकपाल नाम दिया गया। देखेंगे सबसे पहले विश्व में 1809 में स्वीडन में जो है ओम्बुड्समैन का प्रयोग हुआ था भ्रष्टाचार को निपटने के लिए। तो आइए आज के जो है 15 सवालों का जो है डिस्कशन हम लोगों ने किया, फिर अगले क्लास में चलो फिर 15 महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।